अब आ रही है आवाज मेरे बच्चों? चेंज करना पड़ेगा इस लैपटॉप को, चल नहीं पाएगी। अच्छा जी, ठीक है, लग गया, कनेक्ट हो गया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, तो सर देखिए, जब ये IAS FAR 2 में था ना, तो FAR 2 में भी ये टॉपिक मतलब वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स कंसिडर किया जाता था। ठीक है ना, अगर आप किसी से भी पूछो लास्ट अटेम्प्ट में FAR 2 में ये 18 मार्क्स का आया था, और आप उसका रिजल्ट देख ले कितना बुरा था। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से ये बाय फार सबसे मुश्किल टॉपिक है इस पूरे कोर्स का, FAR 1 के पूरे इंटायर कोर्स का सबसे मुश्किल टॉपिक है। ठीक है जी, IAS 8 में हम कवर करेंगे 4 चीजें। ठीक है जी, इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की 4 चीजें जो हमने कवर करनी है। एक चीज हमने कवर करना है जनाब, प्रायर ईयर एरर्स, अभी लिखते जाना है आपको साथ साथ मेरे साथ। फिर हमने डिस्कस करना है जनाब चेंजेस इन एस्टिमेट्स। सर ये त्रिकोण जब बनेगा इसका मतलब क्या है? चेंजेस इन एस्टिमेट्स। फिर हम डिस्कस करने जाएंगे अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। और फिर हम देखने जाएंगे जनाब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है जी, अच्छा आ जाओ बेटा, आ जाओ। अच्छा, इस पूरे कोर्स में तकरीबन 3 से 4 टॉपिक आपके साथ आकाश करेंगे, बाकी इंटायर कोर्स में खुद पढ़ाऊंगा। ठीक है, कैश फ्लोज आपको आकाश पढ़ाएंगे, आपको जो है NPO आकाश पढ़ाएंगे, एक IAS 33 का टॉपिक है वो आपको आकाश कराएंगे, बाकी सारे का सारा कोर्स मैं खुद कराऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनाब 4 चीजें IAS 8 में। ये 4 चीजें, चलिए देखो, IAS 8 FAR 1 लेवल पे एक ऐसा टॉपिक है जिसमें डिस्क्लोजर्स भी आएंगे। क्या आएंगे? डिस्क्लोजर्स। सर डिस्क्लोजर्स वाले स्टैंडर्ड तुम्हारे कोर्स में नहीं है, सिवाय 2 के। 2 स्टैंडर्ड्स कौन से जो डिस्क्लोजर वाले? एक IAS 16 है और एक IAS 8 है। इन 2 के डिस्क्लोजर्स आएंगे। डिस्क्लोजर का मतलब है, मतलब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, अकाउंटिंग नहीं करनी खाली, आपको क्या बनाने पड़ेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स। ठीक है जी, तो दिमाग हाजिर रखना। ठीक है जी, मैंने आपको बता दिया कि इसका वेट 20 मार्क्स का, कितने का? IAS 8 प्लस IAS 1 20 नंबर के। ठीक है जी, वैसे ग्रिड के अंदर IAS 1 के अलग 20 लिखे हुए और IAS 8 के 8 मार्क्स लिखे हैं, लेकिन जब ये दोनों सवाल आएंगे तो मैं उसको बेनिफिट दे रहा हूँ कि 20 नंबर पूछे जाएंगे कम से कम इसको। ठीक है जी, अच्छा जी, दिमाग रखते हैं सर। एक स्टेप आगे जाते हैं जनाब। देखो, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, और मैं अज्यूम कर रहा हूं हमने कुछ डिस्कस नहीं किया था। सर मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे एक छोटी सी चीज डिस्कस करना चाहता हूं। देखो मुझे एक बात बताओ, क्या अकाउंटिंग करते वक्त प्रायर ईयर एरर्स लिखा है? पहले उसको लिख लो, प्रायर ईयर एरर्स, चेंजेस इन एस्टिमेट्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है जी, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, ऐसा कर लिया, कॉपी लिख लिया? चलो जी, अब आते हैं हम जनाब जरा डिस्कस करने के लिए। मुझे बताओ सर, क्या अकाउंट्स बनाते हुए गलती हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अकाउंट्स बनाते हुए गलतियां ऐसी भी हो सकती हैं कि आपने गलती की, पता आपको 2 साल बाद पता चला। ठीक है जी, तो इसका मतलब गलतियां हो सकती हैं करंट ईयर में भी, गलतियां हो सकती हैं पिछले सालों में भी, ऐसा। तो उससे देखिए, ये स्टैंडर्ड कवर करेगा किन गलतियों को? जो पिछले सालों में हुई है। कब हुई है? प्रायर ईयर एरर्स। ठीक है जी, किसको कवर करेगा? अच्छा, करंट ईयर की गलतियां सही करने के लिए आपको कोई अलग से स्टैंडर्ड नहीं चाहिए, जो गलती है उसको सही कर दो। लेकिन पिछले सालों में अगर गलती हुई है तो एक प्रॉब्लम है। फिर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? गौर तो सुनना। अगर मैं 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं, तो 2019 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 2018 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोर्ड में, 2017 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सो ऑन, ये पब्लिक को डिलीवर हो चुके हैं। ये पब्लिक को डिलीवर हो चुके हैं, ये पब्लिक को पता है, ये सारी फिगर्स पब्लिक को डिलीवर हो चुकी है, नोट करवाई जा चुकी है। इस साल पहली दफा कौन से फिगर जाएंगे?
2020 इस दफा जब हम 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो अवाम के पास 2020 की फिगर्स पहली दफा जा रही होंगी। 19 की फिगर अवाम को पता है, 18 की फिगर्स अवाम को कैसे पता है? हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल चुके हैं पुराने। ऐसा क्या मैं कह सकता हूं आज से इस साल से पीछे जितने भी साल गुजरे उनकी सारी फिगर्स रिपोर्टेड हैं। करंट ईयर की सारी फिगर्स ड्राफ्ट हैं। ऐसा ड्राफ्ट का मतलब अभी पहली दफा जाएंगे अवाम के पास, अभी गई नहीं है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर करंट ईयर में कोई गलती हुई आप उसको चेंज कर दो, सही कर दो, क्या अवाम को बताने की जरूरत है कि मैं 2020 में ये जो अभी अकाउंट्स बना रहा था मैं नशे की हालत में मैंने सेल्स गलत बुक कर दी थी, जब नशा उतरा तो मैंने सेल्स सही कर दी? वो कहेगा हमें क्यों बता रहा है भाई, सही कर दिए तो बस बता दो सही है, खत्म, गलती बताने की जरूरत। अच्छा गलती हमें कब अवाम को बतानी है कि हम गलत थे? जब रिपोर्टेड फिगर्स में कोई चेंज आएगा। ठीक है जी, एक फिगर आप अवाम को बता चुके हो, अब आप उससे कह रहे हो यार जो फिगर बताई थी ना वो गलत थी, तो मुझे बताओ सर कौन सी गलती अवाम और नास को बतानी है हमने की गलती की है जब वो रिपोर्टेड फिगर्स में गलती हो? ड्राफ्ट फिगर में गलती आपको बताने की जरूरत नहीं, बस सही कर दो, सही फिगर दे दो अवाम को, आपको बार बार ये काम करने की जरूरत। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब रिपोर्टेड फिगर्स में अगर कोई गलती है तो ये गलती होगी प्रायर ईयर एरर्स। करंट ईयर में तो ड्राफ्ट फिगर्स हैं, करंट ईयर से पीछे के सारे साल क्या है? रिपोर्टेड है। रिपोर्टेड का मतलब 2019 भी रिपोर्टेड है, 18, 17, 16, 15 सब रिपोर्टेड है। अगर ये गलती निकलती है पिछले सालों में हम उसको डील करेंगे किसके हिसाब से? आईएस 8 के हिसाब से। किसके हिसाब से? आईएस 8 के हिसाब से इसको हम डील करेंगे। करंट ईयर के एरर्स आईएस 8 के हिसाब से डील नहीं होते, वो नॉर्मल एरर्स है, उसको आप सही कर लें, कोई मसला नहीं। आईएस 8 पिक्चर में कब आएगा? जब पिछले रिपोर्टेड फिगर्स में कोई तब्दीली आएगी। डन, ये बात भेजे में बैठती है। तो मुझे बताओ कौन सी गलतियों को हम स्टैंडर्ड पे कवर करेंगे? जो रिपोर्टेड फिगर्स में गलतियां हैं, इसमें रिपोर्टेड फिगर्स में गलतियां हैं जो अभी तक पब्लिक में नहीं गई हैं, उन गलतियों को आपने नॉर्मल तरीके से सही करना है, वहां ये सेट अप्लाई नहीं है, वही बात याद रहेगी। अब बताओ एमसीक्यू में एक सवाल है, कौन से एरर्स आईए सेट में कवर होते हैं? सर वो एरर्स जो रिपोर्टेड फिगर्स में आ रहे हैं, ऐसा जो पिछले सालों में आ रहे हैं। क्लियर है? फॉर्म से नोट करो उसको, शाबाश जी। मतलब कंपनी वगैरह रिपोर्ट करते हैं तो सोल ट्रेडर के बिजनेस उसमें भी आईए सेट होती है। इसमें तो सोल ट्रेडर वाला तो अकाउंट, सोल ट्रेडर तो अपने लिए अकाउंट्स बनाएगा ना, वो अपने आप को तो नहीं बताएगा। नहीं, अगर आईए सप्लाई करोगे तो करना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात इंडिविजुअल बिजनेस के लिए भी आप अगर अकाउंट्स बनाते हो बैंक लोन वगैरह के लिए, और वो आपको कहता है कि आईए अप्लाई करो और गलती निकलती है तो फिर आपको आईए सेट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा है मेरे बच्चों। नॉर्मल डेप्रिसिएशन में गलती आई 16 के हिसाब से सही कर दो, सेल्स में गलती आई 15 के हिसाब से सही कर दो, पिछले सालों की वहां आपको ये सेट अप्लाई करना। ठीक है, अभी बताएंगे ना इसमें करना क्या। चलो जी, अशर बिल्कुल है, पढ़े आगे। बढ़िया, अच्छा अब एक बात बताओ, जो मेरे प्रायर ईयर एरर्स हैं आईए सेट उनको दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक है कौन सा एरर्स और एक है, अरे भाई प्लीज बोर्ड पे, प्लीज बोर्ड पे, प्लीज बोर्ड पे, सारी चीजें छोड़ दो, फोकस। लिख लिया ना? अब जब मैं बोलूंगा ना पढ़ देना तो फिर आपने फोकस यहाँ करना। ठीक है, सुनो, पिछले सालों में गलती निकली है, सुनना गौर से, पिछले सालों में गलती निकली है, गलती बड़ी है, कितनी बड़ी है? सर आमतौर पे मटेरियलिटी जो है वो 5% ऑफ प्रॉफिट होती है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होती है, लेकिन आप प्रॉफिट ही रखो ऐसा 5% ऑफ। अगर आपकी गलती 5% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा है, यानी आपका प्रॉफिट है 100 रुपए का, तो 5% ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? 5 रुपए। गलती की टोटल अमाउंट है 6 रुपए, मटीरियल है, मटीरियल है। तो सर आपसे आइए सेठ कहता है कि मटीरियल एरर्स अगर होंगे ना, तो जिस साल में गलती है ना, आपने जाके उस साल को सही करना।
कैसे सही करूंगा भाई? मैं तो पब्लिक को बता चुका हूं 2017 का प्रॉफिट क्या था, 18 का क्या था, 19 का क्या था। आपसे आइए सेठ कह रहे हैं जाओ आवाम को बताओ कि आप लानती हो, आपसे गलती हुई थी, जाओ आवाम को बताओ कि 2018 का प्रॉफिट ये नहीं ये था। ठीक है जी, बात समझ आती है? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मटेरियल प्रायर ईयर एरर है तो हम उसको एडजस्ट कैसे करेंगे? इस साल या उसी साल जहां एडजस्टमेंट करनी, उसी साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेंज करेंगे, ऐसा? यानी आप आवाम को कहोगे जो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पड़े वो गलत है, जो पहले दिए थे वो गलत थे, तो आवाम तो थू करेगी। हाँ करने दो, कोई मसला नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम गलत नहीं करेंगे, ऐसा? अब बताओ सर, अगर इमटेरियल एरर है तो इसी साल तो स्टैंडर्ड आपको चॉइस देता है कि आप चाहो तो उसको इसी साल एडजस्ट कर दो, छोटा सा एरर, या क्या करो, जाओ उसको भी इंसान के बच्चे बन के सही तरीके से एडजस्ट करो, ऐसा? अब बताओ सर, प्रायर ईयर मटेरियल एरर्स को कैसे एडजस्ट किया जाता है? रेट्रोस्पेक्टिवली। कैसे? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब पिछले सालों में जाओ, जहां गलती है वहीं सही करो, ऐसा? आवाम को बताओ तुम लानती हो, आवाम को बताओ तुमने गलत प्रॉफिट दिया था, ऐसा? और अगर सर मेरे पास जो एरर है वो इमटेरियल छोटा है, तो स्टैंडर्ड कहता है जनाब इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, शेयर होल्डर के लिए भी कोई मायने नहीं रखेगा, आप एक काम करो, इस एरर को क्या करो, इसी साल में एडजस्ट कर दो, कोई टेंशन नहीं। पिछले सालों में डेप्रिसिएशन कम बुक की थी ना, पिछले साल जाने की जरूरत ही नहीं, क्या करो, इसी साल सही कर दो। अगर एरर क्या है? अब देखो, एग्जामिनर ने तुम्हें पढ़ाया, किताब में पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाया, एग्जामिनर सवाल क्या पूछ रहा है? इमटेरियल एरर्स कैन बी एडजस्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली। यस यस, एग्जामिनर ने लिखा कैन बी एडजस्टेड, मैंने नहीं लिखा शैल बी। कैन बी का मतलब चाहो तो करो, चाहो तो ना करो। फिर रिपीट कर रहा हूं, अब एक बात बताओ, रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट मटेरियल एरर की करनी है इमटेरियल की? मटेरियल की लाजमी करनी है, इमटेरियल की आपकी मर्जी है कि आप उसको रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करते हो या प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करते हो, आपकी मर्जी। एग्जाम में ये कौन बताएगा कि ये मटेरियल है या इमटेरियल है? एग्जामिनर आपको खुद बताएगा, आपका काम नहीं है डिटरमिन करना कि मटेरियल है या इमटेरियल, ठीक है जी? और अगर एग्जामिनर खामोश रहे तो वो मटेरियल ट्रीट होगा। क्या ट्रीट होगा? अब बता, मैंने आपको 4-5 पॉइंट्स बताए। आइए सेट किस पे अप्लाई होता है? करंट ईयर के एरर्स पे या पिछले साल के? पिछले सालों के। पिछले सालों के एरर्स दो टाइप के होंगे, या तो बड़े एरर्स होंगे, छोटे एरर्स होंगे। जो मटेरियल एरर है उनके लिए लाजमी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करनी है। इमटेरियल एरर है, चॉइस है, रेट्रोस्पेक्टिव जाओ या प्रोस्पेक्टिव जाओ। फिर अगर सर मेरे पास मतलब ये डिसाइड करना हो कि कौन से एरर बड़े कौन से इमटेरियल है, तो मैं खुद ये कैलकुलेट करूंगा, एग्जामिनर पर रिलाई करूंगा, एग्जामिनर पर रिलाई करूंगा। अच्छा भाई, जो बच्चे पहली दफा आज कनेक्ट हो रहे हैं आरटीटी में, तो आपको हैंड रेस करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट सवाल टाइप करके पूछ सकते हो, ठीक है ना? आप डायरेक्ट सवाल टाइप करके पूछ सकते हो, हैंड रेस करने से कोई होगा नहीं, ठीक है जी? अच्छा जी, वो आ रहा है ना तुम्हारे पास, कमेंट बॉक्स आ रहा है, उसमें कमेंट कर दो, ठीक है? अच्छा जी, हमेशा मटेरियल होगा, क्योंकि देखो एग्जामिनर तुम्हें जो सवाल देगा ना, उसमें करंट ईयर की एडजस्टमेंट्स डालने के लिए नहीं देगा, करंट ईयर की एडजस्टमेंट नहीं पूछेगा, वो करेगा ही क्या? वो कहेगा ये सेट का सवाल है, मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि इस साल डेप्रिसिएशन कम बुक किया, बुक करके दिखा दो। मैं तो ये कहूंगा कि पिछले साल डेप्रिसिएशन कम बुक किया था। एग्जामिनर पता करता बहुत तेज, बहुत बहुत जलालत वाले काम होते हैं, पता कैसे? मतलब अच्छे काम करते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तुम लोगों को ये आइडिया कि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे बुक होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस पे भी होता है, ये आइडिया ना? 100 रुपए का एसेट है, पहले साल का डेप्शन 20 रुपए, कितने रह गए? अगर डिमिनिशिंग बैलेंस है तो अगले साल का डेप्शन किस पे अप्लाई होगा? 80 पे अप्लाई होगा। 80 का 20% वुड भी 16, ऐसा। फिर 64 बचेगा, इसका 20%। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बुक वैल्यू पे परसेंटेज लगा के आता है, ऐसा। अब बताओ, हमारा अकाउंटेंट था चर्सी, उसने 20 की जगह पहले साल डेप्शन 30 डाल दिया, गलत? क्या आ गया? 70 आ गया, 70 का 20 14 रुपए। फिर 56 का 20 11.2। अब मुझे बताओ गलती किस साल में? तीनों सालों में। गलती क्यों? पहले साल की गलती की वजह से
दूसरे साल का एडप्शन खराब हो गया, दूसरे साल की गलती की वजह से तीसरे साल का एडप्शन गलत। तो सर ये याद रखना, कुछ एरर्स ऐसे होंगे जो अपेरेंटली एक साल में हुए होंगे, लेकिन आप अवाम को कहोगे हमें 3 दफा लानत दो, क्यों? क्योंकि हमारी एक गलती की वजह से अगले 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खराब हो गए। ऐसा है? तो सर अभी हमने प्रायरी एरर्स पढ़ने, लेकिन ये बात समझ आ गई, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भेजे में बैठ गई। अच्छा जी, कट लिखना है तो लिख लो, लिख लो साहब। पिछले साल चेंज करना पड़ेगा ना, 1 लाख को तुमने 1 मिलियन कर दिया तो 9 लाख का डिफरेंस आ गया। अगर वो 9 लाख मटेरियल है, सीधी सी बात है ना। आपने घर फोन कर दिया मेरे 5 पेपर निकल गए, तो बाद में पता चला कि 1 निकला, तो मटेरियल एडजस्टमेंट है, तो बताओगे ना पहले गलत बोला था, हैं? अच्छा जी, मटेरियल में नहीं, मटेरियल में मर्जी है, बिल्कुल सही भाई। सारी की सारी क्लासेस लाइव भी होंगी, रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगी, इसी क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, ठीक है। आपने चाहे तो आप लाइव आ सकते हो, लाइव लेके क्लास ले लो, चाहो तो आप जो है ना वो घर पे बैठ के इसी की रिकॉर्डिंग देखो, मर्जी आपकी। कौन बंदा ये आवाम को बताना चाहेगा कि मैंने गलती की थी? जहां ऑप्शन होगा बंदा क्या करेगा? प्रोस्पेक्टिवली सही कर लेगा, बताएगा ही नहीं कि पिछले सालों में क्या किया था, हैं? जान लीजिए, चलो जी। यार भाई मैं अब इसका क्लास में क्या जवाब दूं? फी फ्रीज करने के लिए ईमेल की थी, रिप्लाई की, कंफर्मेशन नहीं आया, मैं चेक कर लूं अभी, हैं? जी लॉजिस्टिक के मसले एडमिन से पूछा करो ना यार। सर 5% ऑफ पीपीटी को कैसे स्टैंडर्ड बनाया गया? समटाइम्स लेस देन 5% भी। देखो मटीरियलिटी आपने आगे पढ़ना है ऑडिट में, ठीक है ना। मटीरियलिटी आपने ऑडिट में आगे पढ़नी है। मटीरियलिटी कई सारे तरीकों से कैलकुलेट होती है। आपके लेवल पर मटीरियलिटी का डिसीजन आपने लेना है, एग्जामिनर ने लेना है, तो फिर हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि डिसीजन कौन लेगा। अगर ये डिसीजन मुझे लेना है तो फिर मुझे मटीरियलिटी को पढ़ना चाहिए कि ये मटीरियल है या नहीं है। जब मैंने डिसीजन ही नहीं लेना तो पंचायत करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ एक ब्राइट लाइन क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरली मटेरियल कंसिडर किया जाता है, जनरली, ठीक है। चलो जी, बोर्ड में दोस्त, बोर्ड। अच्छा मैंने ज्यादा जज्बात से नहीं पढ़ा पा रहा अपने गले की वजह से, बड़े मोहतात अंदाज से मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि मजीद खराब ना हो आवाज। मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप थोड़ा आवाज को रेस्ट दें, तो हाँ वो हो नहीं सकता ना मेरी जिंदगी में, हैं? काम यही है, मसला ये है कि अगर मैं एक हफ्ते की छुट्टी ले लूं तो ARTT में 32-35 क्लासेस कैंसिल हो जाए, ठीक है ना, ये मसला है। हाँ चलो जी, सुनो प्लीज सर, प्लीज बोर्ड पे देखना। फॉर इमटेरियल प्रायर एरर्स उस पर्टिकुलर में भी एरर करेक्ट कर सकते, हाँ अलाउड है वो। रबी कुरैशी बिल्कुल अलाउड है बेटा, रबिया कुरैशी। चलो जी, बोर्ड में देखिएगा दोस्त, सुनना दोस्त, अच्छे तरीके से चीज सुनना। ये मेरा 31 दिसंबर का ईयर एंड है 2019, और सुनना, छोड़ दो सारी चीजें, छोड़ दो, बोर्ड बातें होती नहीं है। सर मुझे एक बात बताओ, मैंने कल भी आपको एक एग्जांपल दी थी, दोबारा दे रहा हूँ सर। मेरे पास ना 31 दिसंबर से पहले 30 नवंबर एक महीना आता है, खत्म होता है। 30 नवंबर का बिजली का बिल कब मिलेगा? दिसंबर में जाके मिलेगा। ये हमें मिला शेष 70,000 रुपए, कितने? 70,000, डन। अच्छा 31 दिसंबर आ गया, हमें लगा दिसंबर का बिल भी क्या होगा, इतना ही होगा। दिसंबर का बिल भी लगभग इतना ही होगा। तो हमने क्या किया, दिसंबर के बिल का एक प्रोविजन बना दिया। प्रोविजन का मतलब एक एक्सपेंस क्रिएट कर दिया, कितने का? हमने कहा भाई हमने लगभग इतनी बिजली नवंबर में भी खर्च की थी
दिसंबर में भी खर्च किया, तो बिजली का बिल कितना आएगा? क्या बिल मिल चुका आपको दिसंबर का? दिसंबर का बिजली का बिल कब मिलेगा? दिसंबर का बिजली का बिल मिलेगा जनवरी में जाकर। कब? जनवरी में जाकर। अच्छा अभी जनवरी नहीं आया, जनवरी में आएंगे तो मे बी बिल चेंज हो, मे बी ज्यादा हो, मे बी कम हो, मैं नहीं पता। ठीक है जी, अज्यूम करो मैं दिसंबर 2019 पे बैठ के दिसंबर के अकाउंट 2019 के अकाउंट्स बना रहा हूं। मैंने 2019 के अकाउंट्स बना दिए, उसमें बिल कितने का दिखा दिया, आवाम को बता दिया, रिपोर्ट कर दी फिगर्स। असल में बिल आया 86,000 का। अब मैं सर पकड़ के बैठा हूं कि मैंने आवाम को जल्दी बता दिया और अब तो फिगर चेंज हो गई है। सबसे पहली चीज, क्या ये एरर है? नहीं सर, नहीं एरर नहीं है। क्यों सर? ये एरर नहीं है, ये चेंज है एस्टिमेट में। हमने एक अंदाजा लगाया, वो अंदाजा बाद में क्या साबित हो गया? स्टैंडर्ड कहता है ये गलती नहीं, ये खता है। ये क्या? ये खता, ये गलती नहीं। गलती का मतलब होता है भाई जानबूझ के आपने 2 नंबरी की। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। एक चीज सोची, असल चीज उसके बरक्स ने की। सोचा कितने का बिल आएगा? 70 का। बिल कितने का आ गया? तो मुझे बताओ ये एरर है या चेंज इन एस्टिमेट है? सर चेंज इन एस्टिमेट है। फिगर रिपोर्ट हो चुकी है, यस सर, आवाम को पता चल चुकी है। अच्छा अब बताओ सर मुझे ये कब जाके पता चला? 2020 में। तो मुझे एक बात ये याद रखना, चेंजेस इन एस्टिमेट एक ऐसी चीज है जो 1000 दफा आई। आपने आवाम को बार बार उंगली नहीं करनी कि भाई वो बिल गलत आया था तो अकाउंट चेंज। आपने इसको हमेशा कैसे सही करना है? प्रोस्पेक्टिवली, आगे सही कर दो, कोई टेंशन नहीं। आपको आवाम को बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको कैसे सही कर लें। अच्छा, और इसके अलावा कोई एग्जाम्पल? आपने एक बंदे को सेल्स की 100 रुपए की, कितने की? पैसे लेने, कितने रुपए लेने उससे? आपने सोचा 5% पैसे नहीं देगा, बैड डेट्स हो जाएगा, तो बैड डेट एक्सपेंस बुक किया कितने का? 5 रुपए का। किस साल में? 2019 में। जब हम 2020 में पहुंचे तो इस बंदे ने हमें 92 रुपीज दिए, 8 रुपए का बैड डेट्स हो गया। तो मुझे बताओ सेल कब बुक हुई? लास्ट ईयर। बैड डेट्स भी कब बुक होना चाहिए था? लास्ट ईयर। हमने किया बुक, अंदाजा लगाया कितने का? इधर आके पता चला कि अंदाजा गलत है, अंदाजा गलत है। 95 नहीं 92 रिकवर हुए। बैड डेट्स कितने का हुआ? 8 का हुआ। तो बताओ मैं पिछले साल के अकाउंट्स में जाकर 3 रुपए चेंज करूं? नहीं सर। क्यों? यह है चेंज इन, अंदाजा लगाया, गलत साबित हो गया, ये गलती नहीं है, ये क्या है? अब सुनो, मुझे ये बात पता थी कि 8 रुपए नहीं मिलेंगे, मुझे ये बात पता थी कि 8 रुपए, इसके बावजूद मैंने प्रोविजन 5 रुपए का बनाया। अब एरर है, अब एरर है। ठीक है जी, एरर और एस्टिमेट का फर्क पता चला। पूरी ईमानदारी से अगर आपने एक चीज समझी, सोची और बाद में वो चेंज हो गई, ये गलती नहीं। आपको एक चीज पता थी कि वो गलत है, इसके बावजूद आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसके हिसाब से किया, बाद में चीज गलत साबित हो गई, ये एरर है, ये एस्टिमेट का चेंज। अब मैं फिर आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, आमतौर पे जब हम गुड्स बेचते हैं तो 5% गुड्स रिटर्न आती है। क्या आती है? खराब होती है, रिटर्न आ जाती है। तो स्टैंडर्ड हमें कहता है जनाब आप इसके लिए ना प्रोविजन बनाओ, एक्सपेंस पहले से बुक कर लो। जो आपने सेल्स बुक की है, आपको पता है कि इसी सेल्स में क्या आएंगी? रिटर्न आएंगी, तो आप वारंटी का प्रोविजन बुक कर लो। ठीक है? क्यों? जिस साल की सेल्स है वारंटी भी उसी साल में आनी चाहिए, एक्सपेंस उसी साल में आना चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है ना कि जिस साल आप एक इनकम बुक करो उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस उसी साल बुक करो। 100 रुपए की सेल बुक करूं आज, रिटर्न बुक करूं अगले साल, गलत होगा ना? तो मैंने क्या किया, 100 रुपए की सेल्स बुक की और 5 रुपए का मैंने एक्सपेंस बुक कर दिया, प्रोजेक्टेड एक्सपेंस, कि जब रिटर्न आएगा लगभग 5 रुपए का होगा। इधर पहुंचे रिटर्न आया 10 रुपए का। एरर है या चेंज इन एस्टिमेट है? कैसे सही करूं? अगले साल में सही करूं या आवाम को बताऊं कि मुझसे गलती हुई है? अब अगले साल सही कर दे, आवाम को बताने की जरूरत। सर मैं हूं ही बेईमान आदमी, मुझे पता था कि 10 रुपए की गुड्स रिटर्न आएंगे, इसके बावजूद मैंने जानबूझ के 5 रुपए का प्रोविजन बनाया। सर ये क्या है? एरर है या चेंज इन एस्टिमेट है? एरर। अब कैसे सही करोगे? आवाम को बताओगे कि आपके पास तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहुंचे ना, सर उस वक्त मैं लाभ नहीं था, उस वक्त जो है ना वो मतलब अल्लाह की लानत बरस रही थी, झूठ बोला था मैंने आपको, अब मैं सही कर रहा हूँ, उसको सही कर लेते हैं। तो मुझे बताओ एरर और चेंज इन एस्टिमेट का फर्क पता चला? जानबूझ के आप चीजों को अवॉइड करोगे, वो एरर है।
और सर अगर आप पूरी ईमानदारी से एस्टिमेट लगा और बाद में चेंज हो जाए, सुनो जरा गौर से, मैंने एक एसेट खरीदा 500 रुपए का, कितने का, इसकी लाइफ है 5 साल, ईयर 1 में डेप्रिसिएशन बुक करूंगा 100 का, 500 का एसेट खरीदा, 5 साल लाइफ है, पहले साल डिडक्शन बुक किया कितने का, दूसरे साल डिडक्शन बुक किया कितने का, जब तीसरे साल में हम गए ना तो हमने एसेट की हालत देखी, पता चला कि एसेट ऐसा है कि अगले 2 साल ही चल पाएगा, यानी टोटल 4 साल चलेगा, 5 साल नहीं चलेगा, ठीक है जी। मजीद कितने साल चलेगा, ईयर 3 और ईयर 4, और ईयर 5 में नहीं जा पाएगा, जबकि पहले क्या सोचा था हमने, 2 साल बाद आगे पता चला कि नहीं यार अंदाजा गलत था। अब ना सुनो, अंदाजा गलत था, बताओ पिछले सालों के डिडक्शन जाके चेंज करूं, क्यों, अंदाजा गलत था, इसका मतलब है चेंज इन एस्टिमेट है, आप आगे डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर देना, पीछे जाके एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे ये बात डे 1 से पता थी, इंजीनियर ने बताया हुआ था कि लाइफ 4 साल है, हमने टोटल बेईमानी की, लाइफ कितनी रखी, और सर अब आप ड्रामा कर रहे हो, गलती होगी, ये गलती नहीं, एरर है। अब आपने क्या करना है, इसको पिछले सालों को आपने जाके सही करना, ऐसा है, ये बात भेजे में बैठती है क्या चीज, नहीं देखो, जब ऑडिटर जाते हैं ना ऑडिट करने के लिए, तो वो आपसे पूछता है कि इस एसेट की लाइफ आपने 10 साल रखी है तो क्या सोच के रखी है, आपको जस्टिफाई करना होगा, आप उसको बताते हो यार ये इसलिए 10 साल रखी कि मैंने इंजीनियर लिखा है, या इस जैसे एसेट पहले 10 साल चले, या देखो मेरी इंडस्ट्री में ये एसेट चल रहा है तो मेरे जो कंपेटिटर है उनकी भी, उन्होंने भी लाइफ 10 साल ही रखी, तो आपको क्या करना पड़ता है, इस लाइफ को जस्टिफाई करना पड़ता है। तो ये नहीं हो सकता कि हमने सोचा कि कैमरा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80 90 पूरे 100, ठीक है ना, हमने रखे 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80 90 पूरे 100 4 साल, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है जी। आपने क्या करना है, सही अंदाजा लगाना है, सही फैक्टर्स को सामने रखना है, ऐसा। अच्छा जी, एसेट लाइफ से पहले कैसे एक्सपायर हो सकता है, इंसान की लाइफ पता है तुम्हें, किसी की एक्सपायरी डेट पता है मुझे कैसे एक्सपायर होगा, हमने सोचा था कुर्सियां 5 साल चलेंगी, आज माशाल्लाह इसको 9वां साल है, चल रही है, कुछ इसमें ऐसी थी जो जल्दी टूट गई, वो जल्दी निकल गई, ये माशाल्लाह कितने साल से चल रही है, 9 साल 10 साल हो गए, रावलपिंडी से हमने मंगवाई थी, आज भी याद है ट्रक आया था, ठीक है ना, बड़ा वाला ट्रॉलर था, सारी कुर्सी हमने मंगवाई थी, ठीक है जी। तो लाइफ कितनी चली इसकी, 9 साल। यहाँ पर शायद एक आध एसी ऐसा हो, शायद वो पीछे जो एक एसी लगा हुआ है वो इस इंस्टीट्यूट के साथ आया था, 2013 में शुरू हुआ, वो कोने में लगा हुआ, ठीक है ना, हमने सोचा 4 साल चलेंगे, कितने साल चल गए, तो सर मुझे बताया चेंज इन एस्टिमेट है, एरर है, अच्छा ये वाले चिलर हमने लेके आए, हमने सोचा 5 साल चलेंगे, दूसरे साल चिलर हाथ में आ गया, क्यों, लोगों ने इसका जो फैन है वो सही करने के लिए अंदर पेन घुसेड़े, तो क्या हुआ ऐसे, तो क्या ऐसे अपनी जिंदगी जरूरी है कि जो उस पर लिखी हुई आई है वो गुजार के जाएगा, नहीं सर, है? अच्छा अब सुनो, अगर चेंज इन एस्टिमेट है, मटेरियल हो या इमटेरियल हो, उसको हमेशा प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करेंगे, ऐसा, उसको हमेशा प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। ये जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है ये भी ARDD के साथ आया था, ठीक है ना, और उसने कहा कि इसकी टोटल लाइफ है 2000 घंटे, ये जो लगा हुआ है, ठीक है ना, इसकी लेंस की लाइफ होती है, उसने कहा इसकी लाइफ है 2000 आवर्स, नहीं भी नहीं 50,000 घंटे दे चुका ही, ठीक है ना, अच्छी कंपनी चला, अच्छा दी अल्लाह ने चला दिया, ठीक है जी। पढ़े आगे दोस्तों, अब बताओ एरर और एस्टिमेट में फर्क क्या, चेंज इन एस्टिमेट का। एरर आपने एक गलती की, चीजों को इग्नोर किया, बाद में गलत साबित हुई गलती। चेंज इन एस्टिमेट अंदाजा लगाया पूरी ईमानदारी से और बाद में क्या हुआ, गलत हो गया, ऐसा। क्या कोई ऐसा इंसान है जिसकी जो अंदाजे सही साबित हो 100%, है नहीं, है ना, है ना, हाँ ना। सुनो, एक बड़ा जबरदस्त कॉल है, मौला अली का एक बहुत जबरदस्त कॉल है। मौला अली से किसी ने पूछा आप कैसे समझते हैं कि अल्लाह मौजूद है, तो मौला अली ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं एक काम का इरादा करता हूं और वो काम नहीं हो पाता, वो काम नहीं हो पाता,
ये नहीं आप अंदाजा लगाओ तो मौला अली जितना ऑर्गेनाइज्ड इंसान, जिनको अल्लाह ताला ने इल्म शायद अल्लाह के नबी के बाद सबसे ज्यादा उन्हीं को दिया, और वो जो है ना वो कह रहे हैं कि जी मैं एक काम का इरादा करता हूँ और वो इरादा वो काम नहीं हो पाता, यानी वो बता रहे हैं किस चीज को कि यार मैंने अपने रब को पहचाना अपने टूटते हुए इरादों से, एक चीज का इरादा कि नहीं हुआ, ठीक है ना, नहीं हुआ तो उसका मतलब है एक अल्लाह एग्जिस्ट करता है। तो सर ये याद रखना, ये जितनी भी चीजें अंदाजा लगाई जाती है ना, बेड डेट्स इतना होगा, डेप्रिसिएशन इतना होगा, लाइफ इतनी होगी, रेजिडुअल इतनी होगी, ठीक है जी, वारंटी इतनी होगी, गारंटी इतनी होगी, जब एम्प्लॉयमेंट छोड़ के जा रहे हैं इतने पैसे मिलेंगे, ये सब अंदाजे। और अंदाजे क्या हो सकते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 11 एक्सपेंसेस आते हैं, मिसाल दे रहा हूं, उसमें से कितने ऐसे होंगे जो अंदाजे से आ रहे हैं, 10.5, सारे एक्सपेंसेस अंदाजे के होते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके अगेंस्ट आपको क्लियर कट एक्सपेंस का अमाउंट पता होगा। डेप्रिसिएशन अंदाजा या एक्चुअल एक्सपेंस है, अंदाजा। बेडेड एक्सपेंस अंदाजा एक्चुअल है, अंदाजा सर। इन्वेंट्री की एनआरवी लॉस अंदाजा ना, अंदाजा लगाएं कि भाई इन्वेंट्री कम प्राइस पे बिकेगी, अंदाजा। ऐसा सर लाइन से आप जितने एक्सपेंसेस उठाएं आपको मेजॉरिटी क्या नजर आएंगे, अंदाजा। तो यार एस्टिमेट चेंज पे अगर आपने पिछले सालों का अकाउंट चेंज करने शुरू कर दिए तो आप तो हर साल जाओगे और कहोगे पिछले 9 खराब है, मसला हो जाएगा ना। तो एस्टिमेट को कैसे चेंज करना है, प्रोस्पेक्टिवली चेंज करना। सेट है जी, चलो जी अब आते हैं जनाब हम किसके ऊपर, चेंज इन तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे, कोई नंबर वंबर अभी नहीं डाला। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। देखो मैं नहीं कर रहा चेंज इन पॉलिसी, मैं चेंज इन पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है वो पहले सुन लो। सुनो, एरर को ऑलवेज रेट्रोस्पेक्टिवली करेंगे नहीं बेटा, मैंने बताया एरर को रेट्रोस्पेक्टिवली करेंगे अगर वो मटेरियल है, इमटेरियल है तो आपके पास चॉइस है, ठीक है। एस्टिमेट की जनरल एंट्री कैसे बनेगी सारा बता रहा हूं, जनरल एंट्री रुक जाओ। सुनो मुझे एक बात बताओ, मैं बात करूं किसकी, चेंज इन अकाउंट, पॉलिसी की बात नहीं कर रहा। अच्छा पॉलिसी क्या होती है और अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, फर्क है दोनों। पॉलिसी हर पॉलिसी है, एआरटीडी की पॉलिसी बगैर फी के आपको नहीं बैठाएंगे। पॉलिसी एआरटीडी की पॉलिसी है कि अगर किसी सब्जेक्ट में उसका रेवेन्यू से 50 लाख रुपए से कम है तो हम टीचर से बाकी के पैसे भरवाएंगे, टीचर को हम कहीं घर से लेकर, पॉलिसी है। 50 लाख से ऊपर चले गए तो टीचर को हम कहेंगे आप घर ले जाओ, ठीक है, पॉलिसी है। अगर किसी साल एआरटीडी का प्रॉफिट से किसी साल 5-6 करोड़ से कम है, ठीक है, हमने कहा हम सारे स्टाफ को गंजा कर देंगे, पॉलिसी अकाउंटिंग पॉलिसी। पॉलिसी एआरटीडी की पॉलिसी हर ईद पे एक बोनस देगा अपने एम्प्लॉइज को, अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं, क्या है हम पॉलिसी की बात स्टैंडर्ड में नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, अच्छा अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है वो सुनना। आपने एक काम किया, एक ट्रांजैक्शन की, ठीक है जी, आपने कहा मैं इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, मिसाल के तौर पर आपने इन्वेंट्री खरीदी, क्या खरीदी, इन्वेंट्री खरीदी, आपने कहा मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूं। आप गए स्टैंडर्ड्स के पास, स्टैंडर्ड देखे ना किताब है जो, आपने कहा मैं इन्वेंट्री को कैसे रिकॉर्ड करूं, स्टैंडर्ड ने कहा आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको फीफो पे रिकॉर्ड करो या इसको वेटेड एवरेज पे रिकॉर्ड करो। अच्छा मैंने कहा मैं कैसे डिसाइड करूं, उससे कहा तमाजी मर्जी, मैंने कहा मेरी मर्जी, मैं फीफो पिक कर लूं या मैं वेटेड एवरेज पिक करूं, मेरी मर्जी। उसने कहा जी आप आजाद हैं इसमें, आपकी जो मर्जी आपने दोनों में से पिक कर ली। मैंने पिक कर लिया फीफो। क्या पिक कर लिया, क्या उससे मुझे ये कहा कि अगर आपकी इन्वेंट्री गोल है तो आप वेटेड एवरेज पे जाएं, और अगर आपकी इन्वेंट्री डब्बो वाली है तो फीफो पे जाएं, ऐसा तो नहीं है ना। उससे मुझे क्या कहा भाई, irrespective of the shape of inventory, irrespective of the use of inventory, irrespective of the form of inventory, condition of inventory, ठीक है जी, आप क्या करें मर्जी है आपकी, क्या क्या करें, फीफो यूज करें या, तो मुझे एक बात बताओ, मैंने वेटेड एवरेज या फीफो की पॉलिसी पिक कर ली, ये क्या है मेरी, ये है मेरी चॉइस। सर जहां आपके पास चॉइस अवेलेबल है वो मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी है। अब बताओ मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है इन्वेंट्री को वैल्यू करने की, फीफो, क्या चीज, क्यों, मेरे पास चॉइस थी, मैंने उसमें से क्या पिक किया, ये मेरी पॉलिसी बन गई। ऐसा अब सुनो 5 साल में फीफो के स्टॉक को वैल्यू करता रहा,
5 साल बाद मुझे ख्याल है वेटेड एवरेज ज्यादा अच्छी, अब क्या करूं? आज चेंज कर दूं? नहीं, स्टैंडर्ड कहता है काम करो, जाओ पिछले सालों में और सारी की सारी चीजें जो तुमने फीफो के हिसाब से बुक की थी उनको क्या करो, वेटेड एवरेज पे ले आओ। यानी पिछले जाके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करने तुमने, चेंज करने। यानी आप ये कह रहे हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी जब भी चेंज होगी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, इसमें प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं है सर, चाहे इम्पैक्ट मटेरियल चाहे मटेरियल हो। हाँ, स्टैंडर्ड कहता है 1 रुपए का भी इम्पैक्ट है तो उसको भी आपने क्या करना है, पीछे जाके सही करना है। क्यों? क्योंकि आपकी आवाम पिछले सालों में ये चीज देख देख के आपके साथ चली है कि आप पे जानबूझ के एक चीज ये पिक करो, जानबूझ के पिक करो, जानबूझ के पिक करो। आप आगे अगले साल कहते हो कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं पिछले सालों में जो है वो डिफरेंट पॉलिसी, स्टैंडर्ड कहता नहीं, जाओ आवाम को बताओ कि तुमने अपनी पॉलिसी क्या कर दी है, चेंज कर दी। मे बी वो डिफरेंट आश्रय में, ठीक है जी। बाजू का एक पॉलिसी से ज्यादा प्रॉफिट आ रहा होता है, दूसरी पॉलिसी से कम आ रहा होता है। आपने एक पॉलिसी रखी हुई है, शेयर होल्डर समझ रहे हैं इस दफा प्रॉफिट ज्यादा है, आपने प्रॉफिट कम देखा, आपने कहा दादा हमने तो पॉलिसी चेंज कर दी। तो वो आपको कहेगा कब चेंज की, आपने कहा अभी चेंज की, तो जो पिछले सालों में उसने कहा वो छोड़ दो। नहीं, स्टैंडर्ड क्या कहता है, आप बताओ चेंज इन पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या करोगे, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पिछले सालों में मॉडिफाई करोगे, ऐसा। अच्छा सुनो 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 सुनो, मैं मिसाल दे रहा हूं, गौर से सुनना। हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ करता है, क्या करता है, कि हम चाहें तो अपनी बिल्डिंग को, किसको, बिल्डिंग और लैंड को, दो चीजें, बिल्डिंग और, चाहे तो हम इसको रखें कॉस्ट पे या चाहे तो हम इसको रखें किस पे, फेयर मार्केट वैल्यू, हमारी मर्जी, हमारी मर्जी। अच्छा, हमने एक पिक करना है इसमें से, क्या है मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी, एक पिक करना है ना इसमें से, कॉस्ट या फेयर वैल्यू, जहां चॉइस है वहां पॉलिसी है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कॉस्ट मॉडल, डन। 1 साल कॉस्ट मॉडल, दूसरे साल कॉस्ट मॉडल, तीसरे साल कॉस्ट मॉडल, चौथे साल हमें प्रॉपर्टी की वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क नजर आया। हमने कहा यार एक काम करते, फेयर वैल्यू पे आ जाता है, एकदम से इतना बड़ा प्रॉफिट आ जाएगा, जमीन महंगी होगी, हैं, बुक कर ले। स्टैंडर्ड कहता है ये बेईमानी है, आप एक काम करें, जहां पिछले सालों में जहां जहां कॉस्ट था सबको क्या करें, फेयर वैल्यू का, नहीं तो बेईमानी है, ठीक है। अब बताओ सर, जहां चॉइस है वो क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी। अब सुनना, मैं अपने एसेट की लाइफ रखूं 10 साल या 15 साल, मेरी मर्जी। वेरी गुड, वेरी गुड। हम सोच रहे हैं इस कैमरे की लाइफ 10 साल लगे, 15, हमने कहा यार 15 रख लेते हैं, हमारी मर्जी है। या आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख के बताओगे कितने साल चलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई कैमरे की लाइफ रखे 10 साल या 15 साल, ये काले रंग का, इसको नजर भी नहीं लगेगी, तो इसकी लाइफ हम रखते हैं 15 साल, ठीक है जी। ये चिलर जो है वो ये व्हाइट है, तो इसकी लाइफ हम रखेंगे 10 साल। नहीं भाई, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मर्जी नहीं है आपकी, आपने हालात देख के क्या करना है, डिसाइड करना है कि चलेगा कितने साल। क्या यहाँ आपकी मर्जी है? तो बताओ लाइफ इसकी सेट करना एस्टिमेट है या पॉलिसी है, एस्टिमेट है। और जो सुनना, मैं स्टॉक को फीफो बेसिस पे रखूं या वेटेड एवरेज पे, मेरी मर्जी है। ये नहीं करना कि स्टॉक जो है वो बोरियों में है तो वेटेड एवरेज, खुला है तो फीफो, नहीं, ऐसा नहीं, आपकी मर्जी है। तो सर जहां मर्जी है, मुकम्मल मर्जी है, वो क्या है, पॉलिसी। अच्छा सुनो, ये मैंने एक कैमरा खरीदा, 5 साल चलेगा, डिसाइड कर लिया मैंने, इंजीनियर ने भी कहा 5 साल चलेगा। 5 साल बाद इसकी एक स्क्रैप वैल्यू होगी, क्या होगी, पता ना स्क्रैप वैल्यू क्या होगी। अच्छा, मैं सोचा इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या रखें, 80,000 रखें, 90,000 रखें, चॉइस है मेरी, नहीं सर अंदाजा लगाना पड़ेगा, आपकी चॉइस नहीं है, आप अपनी मर्जी से स्क्रैप वैल्यू नहीं रख सकते। तो सर मुझे बताओ ये एस्टिमेट है या पॉलिसी है। फिर सुनना, मैं इस लैपटॉप की लाइफ, सॉरी इस लैपटॉप का डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन रखूं या डिमिनिशिंग बैलेंस, ये पॉलिसी है। यानी मैं सही बोल रहा हूं, तुम लोग सही बोल रहे हो। ये मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं सोचा इसकी लाइफ, सॉरी इसकी डेप्रिसिएशन मेथड क्या रखूं, स्ट्रेट लाइन या डिमिनिशिंग बैलेंस। चॉइस दे रहा हूं ना मैं, आपने बताना है कि वेटेड एवरेज है, सॉरी वेटेड एवरेज कह रहा हूं, हाँ, स्ट्रेट लाइन या डिमिनिशिंग बैलेंस, चॉइस है। चलो मैं इसको जरा एक्सप्लेन करता हूं।
मैंने खरीदा एक सोफा खरीदा है, तो मैंने अपने इंजीनियर को बुलाया, मैंने कहा कितने साल चलेगा ये? उसने कहा 5 साल। तो मैंने कहा इसके लिए डिमिनिशिंग बैलेंस रखूं या स्ट्रेट लाइन? उसने कहा सर ये सोफा क्या शुरू के सालों में ज्यादा बाउंस देगा, बाद में ठंडा हो जाएगा, या ये 5 सालों में लगभग एक ही जैसा चलेगा? मैंने कहा एक ही जैसा चलेगा, इसमें क्या मसला है, तो मशीन थोड़ी है कि शुरू के सालों में ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेगी, बाद के सालों में कम। उससे क्या इसका मतलब है 5 सालों में बैलेंस, 5 सालों में कंडीशन इसकी, मतलब 5 सालों में इकोनॉमिक बेनिफिट लगभग सेम होंगे, तो आप इसके लिए स्ट्रेट लाइन पिक करें, आप इसके लिए डिमिनिशिंग बैलेंस पिक। अच्छा, प्रोडक्ट के मैंने कार खरीदी, ठीक है जी, तो मेरे इंजीनियर ने कहा शुरू के सालों में इसका माइलेज अच्छा होगा, फ्यूल कंजम्पशन कम होगी इसकी, ठीक है जी, इसके पार्ट पुर्जे वगैरह नए हैं तो मेंटेनेंस का एक्सपेंस कम निकलेगा, चलेगी भी अच्छी, रोड पिकअप भी अच्छा होगा, ग्रिप भी अच्छी होगी। लेकिन जैसे जब वक्त गुजरता जाएगा ये क्वालिटी में कम होती जाएगी। स्ट्रेट लाइन रखो या डिमिनिशिंग बैलेंस? तो क्या आपकी चॉइस है डेप्रिसिएशन का मेथड पिक करना, या आप एसेट की हालत देख के, इकोनॉमिक बेनिफिट्स का पैटर्न देख के डिसाइड करते हो? हालत देख के, इकोनॉमिक बेनिफिट्स का पैटर्न देख के डिसाइड करते हैं ना। तो डेप्रिसिएशन मेथड पॉलिसी नहीं है, क्या है? एस्टिमेट। ऐसा फिर पूछ रहा हूं, स्टॉक को वेटेड एवरेज पे रखूं फीफो में? मुकम्मल मर्जी है, हालात तो नहीं देखने? नहीं सर। सर डिमिनिशिंग बैलेंस या स्ट्रेट लाइन बैलेंस? स्ट्रेट लाइन मेथड। हालात देखने हैं, हमारी मर्जी है, हालात देखने सर, मर्जी नहीं है, मर्जी नहीं। ठीक है जी, और तो सुनना, तीसरी चीज आपसे पूछ रहा हूँ, एसेट की लाइफ को 15 साल रखूं या 20 साल रखूं? हालात देखने सर, अपनी मर्जी नहीं है। एसेट के एंड पे रेजिडुअल वैल्यू को रखूं 1 लाख या 90,000? सर हालात देखने आपने, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, पॉलिसी क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? सर व्हेन यू हैव अ चॉइस ऑफ मतलब ट्रीटमेंट्स, और उसमें से आप एक पिक करो, ये क्या है? ये पॉलिसी है। सर जहां चॉइस नहीं है, आपने अंदाजा लगाना है, वो क्या है? एस्टिमेट है। फिर रिपीट कर रहा हूं, जब मेरे पास चेंजेस इन एस्टिमेट्स होंगे, या मेरे पास एरर्स होंगे, या मेरे पास चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगी, ऐसा, तो मेरे पास 3 चीजें होंगी, या तो ये मटेरियल होंगे, या इमटेरियल, या मटेरियल। मटेरियल इमटेरियल कौन बताएगा? टीचर नहीं बताएगा, एग्जामिनर बताएगा जी। अब एक बात बताओ सर, चेंज इन एस्टिमेट चाहे मटेरियल हो चाहे इमटेरियल, दोनों के केसेस में प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट, ऐसा। एरर्स, मटेरियल है तो प्रोस्पेक्टिव, और अगर इमटेरियल है तो चॉइस। ठीक है, चॉइस किसके बीच में? रेट्रोस्पेक्टिव और अकाउंटिंग पॉलिसी, चाहे मटेरियल हो तो भी रेट्रोस्पेक्टिव, तो भी रेट्रोस्पेक्टिव, ऐसा। अब ये कैसे करना है ये अभी हम चेक करते हैं, ठीक है, ये पहले कॉपी कर लो, ये पूरी डिस्कशन की अब तक की समरी है। जी मेरे बच्चों, तो भावेश, यहाँ बाहर निकलोगे ना, यहाँ टीटी का कोई भी स्टाफ नंबर खड़ा हो ना, सोनू सर पानी मांग रहे हैं, बाद में बच्चे छुट्टी पे गए ना। सर अगर एरर इमटेरियल है तो चॉइस है, बिल्कुल
चॉइस है तो ज्यादा बेहतर है कि प्रोस्पेक्टिवली कर लो। एस्टिमेट्स और एरर तो फिर नियत का फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल खालिद। पॉलिसी हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव। जी बेटा। यार 1 मिनट सवाल सुनने तो बच्चे का। जी अच्छा, मुझे एक चीज ये बताओ, पॉलिसी के चेंज के लिए इतना स्ट्रिक्ट रूल क्यों बनाया? बिल्कुल भी नहीं, लॉस प्रॉफिट को देखा ही नहीं है, रूल क्यों बनाया? आप एक मिसाल देता हूं ना, एक कंपनी अपने सारे एसेट्स को ना फेयर वैल्यू पे रखती है, ऐसा, तो उसके एसेट्स की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, ऐसा। जो एसेट कॉस्ट पे रखता है उसकी वैल्यू क्या होगी? गेन कब होगा उसको? जब वो बेचेगा। और जो फेयर वैल्यू पे रखता है उसको गेन साथ साथ में होता रहेगा, ऐसा। अब आपको मैं चॉइस दे रहा हूं, दो कंपनीज हैं। एक कंपनी है जो फेयर वैल्यू पे रखती है एसेट, तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी हर साल आपको फायदा होगा। और एक कंपनी ऐसी है जो हर साल फायदा रिकॉर्ड नहीं करेगी, जब बेचेगी तब रिकॉर्ड करेगी। आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप 25-30 साल के लिए पैसा डालना चाह रहे हो, किस कंपनी में डालोगे? मैं तो कॉस्ट वाली में डाल दूंगा। क्यों? फेयर वैल्यू में डालू, कॉस्ट में डालू, मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्यों? 25 साल बाद निकलना है, तो ये एसेट तो बेच बेच के मतलब अच्छा खासा टाइम है। अब बताओ, मैं सिर्फ 2 साल के लिए घुसना चाह रहा हूं, फेयर वैल्यू वाले पे जाऊं या कॉस्ट वाले पे जाऊं? कॉस्ट वाला 5-5 साल बाद एसेट बेचता है, तो 5 साल बाद जाके प्रॉफिट बुक करेगा, तो मैं 2 साल बैठ के क्या करूंगा? तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी कंपनी में जाना चाहिए जहां फेयर वैल्यू मॉडल चल रहा हो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम चल रहे हो फेयर वैल्यू मॉडल पे, ठीक है ना, तुमने पैसे डाल दिए और एकदम से कंपनी आके कहे कि आज से कॉस्ट मॉडल, या पिछले 5 सालों में से आप बैठे हो प्रॉफिट कमाए जा रहे हो, वो कह रहे कॉस्ट मॉडल, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट, गलत बात है नहीं? आपको क्या कहना चाहिए? जो चेंज इन पॉलिसी है वो क्या करो? रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करो। क्योंकि ये गलत बात है कि आप आवाम को पिछले सालों में गलत बयानी करके आगे आए हो और अब आप आके अपनी पॉलिसी चेंज करो, पिछले सारे सालों में जाके चीजें चेंज करो, ताकि आवाम को डे वन से पता चले कि क्या प्रॉफिट है। ठीक है ना? तो पॉलिसी में चॉइस है। आपको स्टैंडर्ड ने पहले दिन कहा ए या बी, अब आप क्या कह रहे हो? ए। आवाम आपके साथ चल पड़ी है, आप आगे कह दो बी, वो कह रहे नहीं ये गलत है। इसका मतलब है फिर आप जब चाहो अपने ए बी करते रहोगे, पॉलिसी प्रॉफिट बढ़ाओगे कम करोगे बढ़ाओगे, तो ये अलाउड नहीं। जी गलती कुछ भी नहीं है, फिर क्यों वेटेड एवरेज पे जाते हैं? यही पूछ रहे हो ना। हम एक कंपनी हम फीफो चला रहे हैं, हमारा एक अब्बा है। अब्बा कौन है? पेरेंट कंपनी। कौन? पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी आगे हम चला रहे थे फीफो, पेरेंट कंपनी आगे पिक्चर में, पेरेंट कंपनी चलती है वेटेड एवरेज पे। तो मुझसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं बेटा अब्बा जैसे ही चलना है, जो अब्बा की पॉलिसीज हैं बच्चों को लाजमी वही पॉलिसीज अप्लाई करनी है। अब बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी चीज, हम रहते हैं जिम्बाब्वे में। कहां पर? जिम्बाब्वे में रहने में क्या मसला है? क्या चीज? वेरी गुड सर। जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन है, हर साल चीजों की प्राइस हजारों % बढ़ जाती है, ऐसा। अब बताओ सर, ऐसी इकोनॉमी में जो बंदा फीफो इस्तेमाल कर रहा है, फीफो मेथड, उसके पास पुरानी इन्वेंट्री पड़ी है सस्ती, नई वाली आएगी क्या चीज? महंगी, तो खामखा उसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। क्यों? पुरानी वाली इन्वेंट्री सस्ती है, नई वाली महंगी है। तो जब वो बेचेगा कौन सी इन्वेंट्री पहले बेचेगा, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा। वो परेशान है, वो कहता नहीं यार ये तो मेरी वजह से नहीं प्रॉफिट बढ़ रहा है, किसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है? प्राइस चेंज होने की वजह से। मैं चाहता हूं मैं वेटेड एवरेज इस्तेमाल करूं। वेटेड एवरेज में क्या होगा? दोनों पीरियड्स की कॉस्ट ऐड होके एवरेज निकल आएगा। तो ज्यादा बेहतर वो है या फिर वो इस्तेमाल करें? वेटेड एवरेज इस्तेमाल करो। तो ये हर एक बंदे की चॉइस है, ठीक है। स्टैंडर्ड कह रहे हैं जहां चॉइस है वहां पर फिर आपको पकड़ भी है, ठीक है ना? जी
क्या हम आगे बढ़ जाए? अभी हमने चीजें देखी ही नहीं है, इसी पे सवाल शुरू होगा जी। वेरी गुड सर, एक्सेलेंट सर। स्टैंडर्ड कहता है बेटा जहां तक जा सकते हो वहां तक चले जाओ। मैं 40 साल की फिको इस्तेमाल कर रहा हूँ। कितने सालों से? 40 साल से। 40 साल से हमारी कंपनी फिको इस्तेमाल कर रही है। 300 लोग आए, 300 लोग चले भी गए। मैं 301वां CFO हूँ यहाँ। अब हमने सोचा फीफो की जगह स्टैंडर्ड कहते हैं जाओ 40 साल पीछे। मैं कहता हूँ डाटा ही 5 साल का पड़ा हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ है कि आपको डाटा कितने साल का रोक के रखना। तो स्टैंडर्ड कहता है ठीक है, पिछले सालों का नहीं है ना, 5 साल सही कर दो। क्या कर दो? जितना अवेलेबल है ना उतना सही कर दो। अब एक बंदा कहता है 40 साल में तो 5 साल सही करने का क्या फायदा है? आप अक्सर लोगों से आर्ग्यूमेंट करो ना, सूद नहीं खाओ, तो वो क्या कहते हैं? हर चीज में सूद है, मोबाइल के बैलेंस में सूद है, ठीक है ना, हर एक चीज में सूद है, तो कैसे बचें? तो अगर आप एक जगह जा रहे हो, कीचड़ पड़ा हो जमीन पे, आपको पता है कि आप चलोगे तो पाँव में कीचड़ लगेगा, तो क्या वो कीचड़ मुंह पे भी लगा लेते हैं? क्या कोशिश करते हैं कि वो पाँव ही गंदे हो, चलो आगे जाके धो लेंगे। तो एक बंदे को रिकॉर्ड अवेलेबल है 5 साल का, स्टैंडर्ड कह रहे पिछले सालों में जाके चेंज करो। हम कह रहे हैं 40 साल ये गुनाह है, कैसे सही होंगे? 5 साल सही कर ले भाई, छोड़ दो बात, ठीक है जी। अच्छा अब सुनना जरा दोस्तों, गौर से एक चीज सुनना। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास इस क्लास में कुछ एसेट्स मौजूद हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी और पॉलिसी का एक दफा डिफरेंस बता दें। देखो पॉलिसी तो हर चीज पॉलिसी है ना, पॉलिसी तो ये भी है कि यार हमने जो है वो कुर्सियां ब्लू रंग की रखनी है। क्या मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कहा कि ब्लू रंग की रखो? नहीं। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक ही चीज के 2 ट्रीटमेंट्स हैं, और आप उसमें से क्या करो, एक पिक कर लो। ये क्या है? ये अकाउंटिंग का। बाकी सारी चीजें नॉर्मल पॉलिसी। ARTT में सारे लोग जो है वो, जो टीचर्स हैं वो ब्लू रंग के कपड़े पहनेंगे, क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी तो नहीं है ना। ARTT में तमाम लोगों के बाल सर अहमद रजा छोटे होंगे, पॉलिसी है? अकाउंटिंग पॉलिसी तो नहीं है ना। क्लियर जी जनाब? मौलाना तारिक जमील, इज दैट यू? भाई तारिक जमील एक बंदे का नाम है, जरूरी थोड़ी है कि मौलाना भी होता है। ये एवरीवन पे जब कमेंट कर रहे होते ना आप लोग, फिर आप लोग आपस में शुरू हो जाते। उस दिन 2 लोगों की लड़ाई हो गई इस पे, जब हम क्लास लेने वहां आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, ये नहीं करो यार, हम आगे बढ़े। बिल्कुल पढ़ेगा, बिल्कुल पढ़ेगा। देखो मुझे एक बात बताओ, सही कौन सी चीजें हो सकती है? जो अकाउंटिंग की चीजें, जो बगैर अकाउंटिंग की चीजें वो सही थोड़ी हो सकती है। एक कंपनी की आदत थी कि जब उसको 1 लाख से कम प्रॉफिट होता था, सारे एम्प्लॉयज को गंजा कर देते थे। 1 साल 98,000 का प्रॉफिट आया, सबको गंजा कर दिया। 2 साल बाद पता चला प्रॉफिट गलत था, प्रॉफिट 1,05,000 का था। क्या करें, जाके बाल लगे होंगे, जो हो गया खत्म, ठीक है ना। एक कंपनी ने प्रॉफिट बांट दिया, डिविडेंड दे दिया, बाद में पता चला प्रॉफिट कम है, हम सबके घरों में जा रहे हैं, बाबा पैसे वापस करो। नहीं, एक प्रॉफिट की बेसिस पे जो डिसीजन हो गया खत्म, ठीक है। क्या चीज? किसको? नहीं रिकॉर्ड करेंगे ना इसको, डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना, आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं, आउट ऑफ कैपिटल। भाई मैं एक बात बता रहा हूं, सुनो। एक बंदा कुर्बानी के मसाइल पे बात कर रहा है कि गाय को ऐसे लटाना चाहिए, मुंह इधर की तरफ होना चाहिए, उधर की तरफ होना चाहिए। करोगे तो पता चलेगा ना। आओ गाय कुर्बान करें, मुंह की फायरिंग से कुछ भी नहीं होगा। अभी जो हमने चीजें पढ़ी है वो सिर्फ थ्योरेटिकल है, जब तक उसको नंबर्स के साथ करोगे नहीं समझ नहीं आएगा। अभी सिर्फ हमें लग रही है ऐसे करना, रिट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिव करना कैसे भाई, वो सीख लेते हैं पहले। डन? तैयार? सही। अपने पास हम सबसे पहली हेडिंग डाल रहे हैं, और तो सुनना ना ना, छोटी सी चीज हमने और बोली। बहुत दर्द हो रहा है।
प्यारे बच्चों, मेरी आदत है प्यारे बच्चों बोलने की। उस दिन किसी ने हरामखोर ने ये क्लिपिंग डाल के आमन लियाकत से मिला दी, ठीक है? मेरी आदत है बोलने की। प्यारे बच्चों साथ में वो लगा दिया, ये नहीं करना है, ठीक है? अरे देखो, या क्लास की कोई चीज फेसबुक पे आई ना, अच्छा नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है? उसे मैंने एक वाकया सुनाया, नहीं कि मैं एहतिकाफ में बैठा था, ताश खेल रहा था, मैं वहां से निकाल दिया गया। मैं बड़े बच्चों के सामने मेरा एक अच्छा इमेज बना हुआ है, ठीक है? वो देख रहे हैं पापा ऐसा हुआ था क्या, मैं क्या बोलूं, गलत नहीं करना है ना। अच्छा मेरे वालिद साहब जिंदा नहीं है, अल्लाह माफ करे, तो मार देते मुझे कि तूने तो ये कहा था वहां जन्नत आए थे, हैं? अच्छा चलो, नहीं मैं रिकॉर्डिंग एडिट नहीं करता ताकि क्लास का मजा खराब ना हो, ठीक है? अच्छा जी, सुनना जरा दोस्त, सुनो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, छोड़ दो सारी चीजें, कोई नहीं आएगा बेटा, उससे यहाँ देख ले, कोई भी नहीं आएगा दरवाजे से। ये मैं सोच रहा हूँ यहाँ ना वो लगा दे, कुछ कलर लगा दे, आप लोगों को, आप लोगों के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ना इस क्लास में बहुत सारी चीजें। कोई तार को फॉलो करना शुरू कर देगा, एक स्पीकर से निकली जा रही है, जा रही है, जा रही है, एसी में घुस गई, फिर वहां से निकल आई है। दूसरा आगे वाली कुर्सी के ब्रांड देख रहा है, कौन सी कुर्सी रावलपिंडी से आई है, फोकस कर रहा है, ठीक है? इधर उधर नहीं देखना, ठीक है? अच्छा जी, प्लीज बोर्ड पे देखना। देखो मैं कुछ ट्रांजेक्शन आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक कंपनी की, इसकी। अच्छा देखो, हम सबको एक बात पता है कि मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूं या थोड़ा सा मैं आगे से लेके, अच्छा बिल्कुल बेसिक से लेके चले। सर मुझे एक बात बताएं, एक 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 बिजनेस होता है सोल ट्रेडर के, हैं? सोल प्रोप्राइटर है, सोल ट्रेडर एक ही बंदा है, उसी की अकल है, उसी का पैसा है, यही दो चीजें बिजनेस को चला रही होती है, ऐसा? तो सर जब उसका पैसा कम पड़ जाता है, अकल कम पड़ जाती है, तो क्या करता है वो पार्टनर ले लेता है सर, तो क्या बन जाती है? हम लोग हो गए ज्यादा, दिमाग भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, ठीक है ना? लेकिन पार्टनरशिप फर्म भी कहां तक जा सकती है सर? मैक्सिमम 20 पार्टनर तक जा सकती है, अनलेस के वो एक प्रोफेशनल फर्म है। प्रोफेशनल फर्म का मतलब लॉयर्स की फर्म है, वो 50 तक जा सकती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है, वो 50 तक जा सकती है, ठीक है जी? अब मुझे एक बात बताओ, जब पार्टनरशिप 20 लोग जमा हो चुके हैं, पैसे डाले, बिजनेस चले जा रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, मजीद पैसा चाहिए, कंपनी बना दो, प्राइवेट लिमिटेड हो कुछ भी हो, कंपनी बना दो। कंपनी में बहुत सारी टाइप्स हैं, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, पब्लिक लिस्टेड है, सिंगल मेंबर कंपनी भी होती है। सिंगल मेंबर कंपनी होती है, हाँ होती है, एक ही मेंबर हो तो कंपनी भी बना दो, ठीक है जी? फायदा क्या सर ऐसे का, है? फायदा क्या? दुनिया जहान में कंपनी बनाने में एडवांटेज है। इंडिविजुअल पे टैक्स रेट है पूरी दुनिया में 50%, कंपनी पे टैक्स रेट है 30%। इस्लामी जमहूरिया चीता पाकिस्तान, यहां पर कंपनी पे टैक्स रेट है 35% का, इंडिविजुअल पे टैक्स रेट है 25% का। अब खैर 29-30 हो गया होगा, ठीक है जी? इंडिविजुअल पे टैक्स रेट है 25% का। कंपनी बनाए अकेले काम करे, अकेले काम करो, इंसेंटिव है पूरा पूरा, चोरी करो। कंपनी बनाओगे, डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। नहीं बनाओ कंपनी, घुस के कोने में जोड़िया बाजार में काम करो, ठीक है ना? आप पाकिस्तान के बाहर जाके देखें, दूध वाले की दुकान होती है, वो भी कंपनी बनी होती है, नहीं पता आपको? कितने लोगों ने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखी है? मत देखना अगर आप छोटे बच्चे हो, 2-3 लोगों ने देखी है, ठीक है ना? वैसे बंदा क्या फिल्म है तुम लोगों को रिकमेंड कर, उसमें है बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें, तो उसमें काम की चीजें भी है। तो मतलब वो क्या करता है, वो छोटे छोटे स्टॉक्स बेचते हैं ना, पिंक शीट स्टॉक्स, छोटी छोटी कंपनियों के स्टॉक्स बेचता है वो। तो छोटी छोटी कंपनियां होती है ना वहां पे। अच्छा सुनो, कंपनी बना दी, कंपनी में मेंबर्स कितने? बेपना, बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं। अब बताओ जब कंपनी बन गई तो कंपनी में तो सर लाखों में चले जाएंगे मेंबर्स। ये मेंबर एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? तो 20 लोगों को तो पता है ये पार्टनर, ये पार्टनर, ये पार्टनर, ये मालिक है। कल एक बंदा आता है, दरवाजा खोलता है कंपनी का, अंदर आता, कहता है अकाउंट दिखाओ, हिसाब देखना है मुझे।
हमने कहा तू है कौन? मैं शेयर होल्डर हूँ, हिसाब ले गया। क्या बाय लॉ में हिसाब दिखाने की जरूरत है? हाँ, वो आगे देख सकता है साहब, ठीक है। शेयर होल्डर ना मालिक है भाई, पैसा लगा उसका। अब हमने कहा सर आप मालिक है? उसने कहा चमाड़ मारा नहीं, अब फील हुआ मैं मालिक हूँ। हाँ सर मालिक ही मार सकता है, मुलाजिम की क्या होगा? नहीं, इन सबके पास क्या होने चाहिए? शेयर्स। क्या होने चाहिए? एक सर्टिफिकेट है, कागज का टुकड़ा, जिसपे लिखा है कि ये बंदा इतने % बिजनेस का मालिक है, ऐसा। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आ गया? मतलब हर मालिक के पास शेयर है, जिससे जितने ज्यादा शेयर खरीदे वो उतना बड़ा मालिक। अब बताओ यहाँ मालिक क्या अपनी ओनरशिप बेच सकता है किसी और को? हाँ आराम से। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं कर सकता। पार्टनरशिप में एक पार्टनर अपना हिस्सा बेच के दूसरे को नहीं जा सकता, पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, लेकिन पार्टनरशिप टूट जाती है। कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में हर ओनर अपने शेयर्स क्या कर सकता है? बेच सकता है। आज इसके पास है, कल उसके पास है। आज नहीं, 2:03 में शेयर इसके पास है, 2:05 में इसके पास है, 2:06 में उसके पास है। सर ओनर क्या हो रहे होते? कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे होते। तो सर अगर आप ओनर हो, आपको आपके पैसे वापस चाहिए, क्या करो? आप कंपनी के पास नहीं जा सकते, आपने क्या करना है? दूसरे को भेजिए, दूसरे को चुका दो, ऐसा। हम बात करेंगे कंपनी की। किसकी बात करेंगे? कंपनी की। जब कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो कंपनी उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाती है, कैश फ्लो जो तुम अभी पढ़ रहे हो ये बनाती है, एक और स्टेटमेंट बनाती है जो क्या कहलाती है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ऐसा ऐसा दोस्त। अच्छा अब जरा सुकून तसल्ली से एक बात सुनना। एक कंपनी पहली दफा फ्लोट होने जा रही है। क्या होने जा रही है? फ्लोट का क्या मतलब है? समंदर है क्या ये? फ्लोट का मतलब है हम पहली दफा शेयर इशू करने जा रहे हैं, ठीक है। आवाम को क्या इशू करने जा रहे हैं? शेयर इशू करने जा रहे हैं, पब्लिक से पैसा लेने जा रहे हैं। जाग रहा है ना भाई तू? है गुम सुमत क्यों? कुछ याद आ गया है? पार्टनरशिप सेट है ना पक्का? चलो जी, गुमसुम हो गया भाई, भाई यहाँ वहां देख रहा है। ऑल ओके, चलो जी। अब सर एक कंपनी है जो पहली दफा शेयर इशू करने जा रही है। गौर से छोड़ो। अगर तू मलाला के लिए टेंशन में, तो रह टेंशन में। अल्लाह माफ करे, बंदे पे अतर साथ मुझे। मतलब जो बंदी इतनी बड़ी झूठी और गन शॉट सर पे लगा है, मतलब बॉलीवुड फिल्मों में इतना छोड़ू सोरी कभी नहीं। सर में गोली लगी, बच गई। सर में गोली लगी, अमेरिका तक, यूके तक पहुंच गई, वहां इलाज भी करा दिया, जिंदा हो गया, वापस आ गए। रजनीकांत की फिल्म चल रही। सॉरी यार अगर किसी को उसके साथ हमदर्दी है, मेरी नजर में वो ड्रामा है, ठीक है। अच्छा चलो सुनो सुनो सुनो, बोर्ड में देखना, बोर्ड में देखना। एक कंपनी में शेयर इशू करने जा रही है, आवाम से पैसे लेगी, क्या एंट्री पास करेगी? कैश डेबिट। आवाम को हमने 10,000 शेयर्स पकड़ा है, एक शेयर की पार वैल्यू 10 रुपए। कौन सी वैल्यू? ये क्या होती है? लग कसम आपने जो बोला ना तो मुझे सुनाई दिया और ना मुझे समझा। कौन सी वैल्यू? बेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। ये क्या है? क्या सुनो, ये लॉ पढ़ने के बाद बता दो, या मुंह की फायरिंग लॉ पढ़ा? अच्छा चलो सुनो, काश तुम लोग आसानी के लिए पढ़ाया हो। फेस वैल्यू का मतलब होता है कल कंपनी लिक्विडेट होने जाएगी ना, तुम्हारा लीगल राइट सिर्फ 10 रुपए का। आप एक शेयर लेके आओगे ना कि मैं शेयर होल्डर हूं, मुझे मेरे पैसे चाहिए, तो कंपनी कितने पैसे देगी आपका लीगल राइट 10 रुपए। कितने? लीगल राइट 10 रुपए। बाद में खैर आपको ज्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन आपका लीगल राइट कितना है? तो पार वैल्यू का मतलब क्या? जब लिक्विडेट हो रही होगी कंपनी तो 10 रुपए मेरा लीगल राइट है, डन। तो एक शेयर की पार वैल्यू पाकिस्तान में कितनी है? 10 रुपए। ये कब से 10 रुपए चल रही है? 1984 से। कहां से? 1984 के बाद लॉ पास हो गया कि एक शेयर की पार वैल्यू कितनी होगी? 10 रुपए होगी। इससे पहले 50 वाली भी मौजूद है, 100 वाली भी मौजूद है।
मैं एग्जाम में पार वैल्यू क्या अज्यूम करूंगा? नहीं, वो देगा पार वैल्यू, नहीं दी तो फिर मैं 10 रुपए अज्यूम करूंगा, शेयर की सिर्फ 10 रुपए, ठीक है। अब बताएं सर मेरे पास कितने शेयर मैंने इशू किए? 10,000, 1 लाख रुपए आ गया, क्रेडिट क्या करूं? शेयर कैपिटल कितने से? अब पैसा आ गया बिजनेस में कितने का, क्या करेंगे इस पैसे का? यार ये जो हमारा कुर्ता शलवार वाला भाई है पीछे जो मुंह पे हाथ रख के बैठा है, पैसे बिजनेस में कितने आ गए? 1 लाख रुपए, क्या करेंगे इसका? फोकस यहाँ रखना मेरे बच्चों, इसका हम करेंगे बिजनेस, चीजें खरीदेंगे बेचेंगे, ठीक है जी, मैन्युफैक्चर करेंगे कुछ, बेचेंगे कुछ। इस 1 लाख रुपए से कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 40,000 रुपए, कितने का? ये प्रॉफिट कमा लिया हमने, हम एक एंट्री पास करेंगे, पीएनएल डेबिट कितने से? 40,000 से, और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट कितने से? 40,000 से। ऐसा मैं नहीं जा रहा सेंट्री की डिटेल में, ठीक है, सेंट्री की डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हमारे ये कोर्स का पार्ट नहीं है। ये इंट्रो में हुआ करता था, पहले सेल बुक होगी, कॉस्ट ऑफ सेल जाएगी, दोनों नेट होंगे, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट क्रेडिट में होगा, हम उसको डेबिट करके ट्रांसफर कर देंगे किसमें? रिटेन में। मैं इसमें नहीं जा रहा। प्रॉफिट कितना कमाया हमने? 40,000 रुपए का प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया किसमें? रिटेन अर्निंग। अब बताओ शेयर होल्डर का कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ? 1 लाख प्लस 40,000, जो 40,000 ये भी तो शेयर होल्डर्स का इन्होंने कमाया है। 1 लाख लेके आए थे, 40,000 कमाया। अब बताओ और सुनो, शेयर होल्डर्स ने कहा हमें डिविडेंड चाहिए, क्या चाहिए? अच्छा, हमने कहा डिविडेंड चाहिए, शेयर होल्डर ने कहा हमें डिविडेंड चाहिए। डिविडेंड का मतलब जो प्रॉफिट कमाए ना वो पैसे हमें भी तो दो। ये पैसा किसका है? शेयर होल्डर्स का। कंपनी में पैसा डाला, शेयर होल्डर को डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वेला है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, हजारों किस्म के लोग हैं। कंपनी ने 40,000 का प्रॉफिट कमा लिया। कंपनी चलाता कौन है? शेयर होल्डर चलाते हैं, मैनेजमेंट चलाती है? मैनेजमेंट चलाती है, शेयर होल्डर नहीं चलाता। शेयर होल्डर मैनेजमेंट को अपॉइंट करता है। शेयर जब इश्यू हो जाते हैं मैनेजमेंट को अपॉइंट करके खुद साइड में बैठ जाती है, क्योंकि शेयर होल्डर को बिजनेस चलाने नहीं आता। अब बताएं जब मैनेजमेंट ने प्रॉफिट कमा के दिया कितने का? 40, कितने लाख रुपए का कैपिटल लाए थे? कमा कितना लिया? अब बताओ इनका टोटल शेयर कितना बिजनेस में? 1,40,000। कितना? इन्होंने कहा जब 40 कमाया तो थोड़ा हमें भी दे दो ना। मैनेजमेंट से कहा, मैनेजमेंट ने कहा आप ही का पैसा सर, हम आपको दे रहे हैं कैश 25,000 रुपए। कितने? शेयर होल्डर ने कहा बस थैंक यू, भिजवा दो कैश। क्या करेंगे? रिटेन अर्निंग डेबिट कितने से और कितने से? 25,000। ऐसा ये बात समझ आती है? कितना प्रॉफिट बढ़ गया? 25 था, कितना? 25 कट गया, कितना रह गया? 15 रह गया। 15 रह गया, और सुनो, 15 रह गया, और सुनो, और सुनो। शेयर होल्डर 15-20 दिन बाद दोबारा आ गया, तो जो 15 बाकी है वो भी दे दो ना। हमने कहा यार ये इस तरह करोगे तो फिर हम काम कैसे चलाएंगे? मैनेजमेंट कह रही है पैसा चाहिए और डालना है बिजनेस में। 1 लाख रुपए थे, 1 लाख पे रखना बिजनेस को। क्या? शेयर होल्डर ने कहा अगले साल कर लेना ना, दे दो ना ये। हमने कहा नहीं। मैनेजमेंट ने कहा कि भाई तुम सब्र कर जाओ, ये पैसा बिजनेस में लगे रहने दो। शेयर होल्डर ने कहा तू हमारा मुलाजिम। मैनेजमेंट को क्या कहा? तू हमारा मुलाजिम है, ठीक है, तू हमारा नौकर है, शाबाश पैसे निकाल। अब मैनेजमेंट ने कहा यार हम किन जंगलियों के पास आ गए, ठीक है ना, ये तो जो कमाएंगे ये अगले दिन कटोरे लेके आ जाएंगे। चलो इनको एक काम करते हैं, कुछ थोड़ा सा बेवकूफ बनाते हैं। हमने कहा ठीक है, हम आपको डिविडेंड दे रहे हैं बोर्ड पे, मोबाइल नहीं, बोर्ड पे, मोबाइल क्लास में जी। हमने क्या किया, शेयर होल्डर को कहा हम आपको ना डिविडेंड दे रहे हैं, इस दफा कैश में नहीं देंगे। उन्होंने कहा फिर कैसे देंगे? गुड़ देंगे, हमें बोरियां लेके आ जाए हैं, क्या करेंगे? गाय भैंसों की फॉर्म में देंगे। हमने कहा नहीं, हम आपको मजीद शेयर्स दे देंगे। क्या करेंगे? मजीद शेयर्स दे देंगे। तो उन्होंने कहा इससे क्या होगा? हमने कहा जाके मार्केट में बेच देंगे, पैसे मिल जाएंगे। हमसे ना लो, बल्कि जाओ शेयर लो हमसे, मार्केट में जाकर बेच दो, पब्लिक तुम्हें पैसे दे देगी। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा भी है। अब बताओ कंपनी ने क्या दिया?
शेयर इशू कर दिए डिविडेंड की फॉर्म में, इसको हम कहते हैं बोनस। क्या कहते हैं? बोनस। बोनस और कैश डिविडेंड में फर्क क्या है? दोनों डिविडेंड, कैश डिविडेंड कैश की फॉर्म में और बोनस शेयर्स की फॉर्म में। तो बताओ, हमने एंट्री पास की, रिटेन एंडिंग डेबिट 15,000 और शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से? शेयर इशू कर दिया ऐसा, शेयर इशू हो गया। अब बताओ सर, हमारे पास कितने रुपए का प्रॉफिट अभी भी डिस्ट्रीब्यूटेबल? खत्म, कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं, गया, टाटा बाय बाय, जीरो, खलास, ऐसा। अब बताओ, पैसा आएगा हमारे पास, उस पर हम प्रॉफिट कमाएंगे। उस प्रॉफिट को हम दो फॉर्म से बांटेंगे, जिसमें कैश डिविडेंड में और बोनस में। ऐसा आप अभी अपने कोर्स में यही पढ़ोगे, फाइनल में आओगे। डिविडेंड की फॉर्म में कंपनी अपने एसेट्स भी दे सकती है। हाँ हाँ, अपने एसेट्स दे देती है, ठीक है जी। वो डील होता है IFRS 5 में, एसेट्स हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिविडेंड की फॉर्म में किसी दूसरी कंपनी को बना के फॉर्म करके उसके शेयर्स भी दे सकते हैं। हमने एक अपनी सब्सिडरी फॉर्म कर दी, उसके शेयर्स दे दी पब्लिक को। तो भाई डिविडेंड में बहुत सारी चीजें दी जा सकती है। तुम्हारे कोर्स में क्या है? दो ही चीजें, कौन कौन सी? कैश डिविडेंड और बोनस, बस। ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स अभी हमने नहीं डिस्कस ही नहीं किया अभी, ठीक है जी। ये बात भेजे पे बैठती है। अब अगर मैं एक सवाल दूंगा तो करोगे, उसको मैनेज करोगे, एंट्रीज बना के दोगे, कॉपी कर लो। बोनस इशू के लिए बाय इशूइंग शेयर्स, हाँ, फ्री शेयर्स। जी मेरे भाई, पढ़े हम आगे। प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। क्या चीज उससे? आवाम को शेयर दे रहे हो ना, इक्विटी के एक कंपोनेंट से पैसा दूसरी कंपोनेंट में ट्रांसफर हो रहा है। यानी आपने आवाम को कैश दिया और उन्होंने आपको शेयर्स खरीद, ऐसे ट्रीट कर लो, ठीक है। हाँ, शायद भी गाँव चला गया, दोनों को जाना तो पागल कर, तो प्रेशर आ जाएगा तुम्हारे ऊपर।
तो एक मुझसे पूछ के किया, एक सरकारी से पूछ के किया, तो ये बेईमानी है ना। शायद अभी तो गया ना थोड़ी देर पहले यार, काम आ गया। अच्छा ले आया फिर मैकडॉनल्ड से कुछ लिया, एक नॉर्मल मील लिया, बर्गर लिया और फ्राइज वाइज लिया। इधर यार किसी से वो मील मंगवा दे यार, स्टेप्सेल्स मंगवा दे। चले जी, बड़े हम आगे। जी मेरा बच्चा, ओनर जब भी कंपनी से कोई चीज लेके जाएगा वो सोल ट्रेडर के लिए। हाँ क्या चीज? ड्राइंग, बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। मालिक जो पैसे घर लेके जाएगा, जो डिविडेंड लेके जाएगा, वो ड्राइंग है। लेकिन ड्राइंग का टर्म कहाँ यूज होता है? सोल ट्रेडर में, पार्टनरशिप में यूज होता है, कंपनी में यूज नहीं होता ना। कंपनी में ऐसे नहीं कर सकता कि एक बंदा मालिक जाए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नॉक करे 5,000 रुपए देना, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। अच्छा यहाँ एआरटीटी में हो सकता है, क्यों? दो लोग हैं, दो पार्टनर्स हैं, वहां अकाउंट्स डिपार्टमेंट नॉक किया, 5,000 रुपए दे, वो दे देगा। अब इसके लिए मीटिंग नहीं बैठेगी कंपनी में, क्या होगा? प्रॉपर मीटिंग होगा, सबको एक साथ पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज तो बड़ा मामला खराब हो जाए ना। एक बंदे को सुबह रक्षे के पैसे कंपनी में गया 50 रुपए, ऐसा नहीं जी। बड़े हमारे दोस्त, सर एक तरफ से इक्विटी में रिटेन अर्निंग्स, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। बोनस इश्यू में रिटेन अर्निंग को डेबिट क्यों किया? ये वो प्रॉफिट है जो हमने बांट देना है। रिटेन अर्निंग, अच्छा ये नहीं होगा बोनस लेने के बाद कल वो फिर आ जाए मजीद प्रॉफिट, तो हम कहेंगे सारे प्रॉफिट बढ़ गया, खत्म। अच्छा एक चीज नोट करो, बोनस को आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो कि आपने उसको दिया कैश, क्या दिया? कैश डिविडेंड दे दिया, और उससे आपके शेयर्स खरीद लिए। आपने उसको दिया 15,000 रुपए का कैश, और फिर आपने उससे उसी वक्त कैश वापस ले लिया कि ये 2 वक्त में शेयर दे रहा हूं उसके बदले। तो टेक्निकली बोनस इशू दो चीजों का, बता दिया मैंने उसको, हाँ, दो चीजों का सम है। क्या दो चीजों का सम है? कैश और शेयर्स, ठीक है। यानी कि कैश आपने दिया और बाद में उससे क्या किया? शेयर्स ले ली। खत्म हो गया ना, जीरो हो गया ना। 40 पड़े हुए थे, 25 कैश में दे दिए, तो पैसे लिए उससे शेयर्स के, तो इसका मतलब बांट दिया ना आपने। मतलब आपने उसको कहा ये पैसे ले लो कैश, 25,000 रुपए ये खा लो, कितने दे दिए उसको? 25 दे दिए, 15 और दे दिए, ये रखो। उसने कहा ये जेब में डालो, मैंने नहीं, ये वापस दो, हम तुम्हें शेयर्स दे रहे हैं। यानी टेक्निकली आपने उसको दिए पूरे 40 और 15 उसने आपको वापस दे के आपसे क्या खरीद लिया? डन। चलिए जी हम आगे जाएं। अब आपको मुझे सर जनरल एंट्रीज पास करके देनी है। बेसिक से एक सवाल आपको मैं दे रहा हूं, आइए सेट का एक हैंडआउट है पूरा, क्या आपको मैं भेज रहा हूं। सर इसमें कोई 50-55 के करीब सवाल हैं। ग्रुप में मैं पूरा हैंडआउट सेंड कर देता हूँ, रुक जाओ। चलो शुरू हो जाओ। अच्छा छोड़ो इसको, इसको छोड़ो, इसमें डिस्काउंट प्रीमियम वगैरह आ गया। दो मिनट रुक जाओ।
सिंक है ना, वहां डाल दो, यहाँ खुद ही आ जाता। CC Ali GC in your name means जनरल। ये क्या है भाई? अच्छा, रिसर्च की जनरल एंट्रीज पास करनी है। पहले हमने शेयर इश्यू किए 50,000, ठीक है। फिर हमने से प्रॉफिट कमाया 4 लाख का। फिर ड्यूरिंग द पीरियड हमने कैश डिविडेंड दिया 1.5 रुपए पर शेयर। ये कैसे निकलेगा? कितने शेयर आपने इशू किए? तो हर एक शेयर पे हमने 1.5 रुपए से मल्टीप्लाई करना है। शाबाश, शुरू हो जाओ। बेटा सिर्फ जनरल एंट्रीज पास करना बस।
हाँ जी हो गया 4.1/10 है। खुद करो अपनी तरफ से, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि गलती करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने उसको कहा मुझे नमक और पानी क्लास खत्म हो दे देना, मैं गरारे कर दूंगा, वो यहीं ले आया। जब मैं क्या कर रहा मैं अब यूज कहाँ करूँ उसको, क्लास में इतना टाइम नहीं रहता, 19 मिनट रहेगा। चलो जी सर प्लीज बोर्ड में देखिएगा दोस्त, पेटनोसोल पिए नीम गर्म पानी में, अच्छा सही हो जाएगा सर। हमदर्द की गोली है बेटनोसोल, हमदर्द ने बेटनोसोल, हमदर्द की तो ऐसी होगी ना, माजून है, चोगला मुगला, इस तरह का नाम है इसका, ऐसा नहीं। चलो जी सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या करूं, एंट्री पास करूं, क्या चीज सर, कैश डेबिट कितने से, 5 लाख कैसे, 10 रुपए का एक शेयर है, 50,000 शेयर है, कितनों 5 लाख सर, देखेंगे हमेशा आपने किया है, तो हमने प्रॉफिट कमाए कितने का, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितने से, 6 लाख और फिर वो कह रहे भैया हमने इंटरिम, ये क्या होता है, इंटरिम कहते हैं साल के बीच में किसी पॉइंट पे, है ना, इंटरिम को उर्दू में क्या कहना है, मैं कंपनी का सीएफओ था, हमने इंटरिम डिविडेंड के वर्ड को, मतलब वो उसमें ये कि आप जब डिविडेंड देते हैं ना, कोई भी कंपनी डिविडेंड देती है तो वो एक उर्दू एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में उसका ऐड देती है, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में तो हमने ऐड दे दिया लिख के, उर्दू की बारी आई तो उर्दू न्यूज़पेपर को हमने वो इंग्लिश कटिंग भेजी, उसने कहा नहीं सर उर्दू अखबार उर्दू में ही आएगा, इंग्लिश में नहीं आएगा। हमने कहा फिर उर्दू में कर दो ट्रांसलेट, कहते हैं उर्दू में ट्रांसलेट करने के हम 10,000 रुपए लेंगे। मैंने कहा एक पैरा के 10,000 रुपए लोगे, क्या हो गया भाई, ले आओ मैं खुद कर देता हूँ, किया तो इंटरिम डिविडेंड में फंस गया। अब क्या लिखे, वस्ती डिविडेंड, दरमियानी डिविडेंड, क्या लिखे, हमने उसको कॉल किया, हमने कहा एक लफ्ज है ये बता दे भाई, उसने कहा 5,000, इतना तो आराम खोल। फिर हमारा एक चाय देने वाला था, हम डिस्कस कर रहे हैं, उसने कहा सर एक बात बोलो, इंटरिम का मतलब होता है उबूरी, बुरी का मतलब होता है जैसे गवर्नमेंट आती है ना, एक गवर्नमेंट जा रही है दूसरे आना होता है, तो एक इंटरिम गवर्नमेंट अपॉइंट होती है, उसको हम कहते हैं उबूरी हुकूमत। तो उसने कहा उर्दू में इसके लिए वर्ड है उबूरी, हमने 2,000 रुपये उसको दे दिए लेकिन खुद कर लिया, तो आइंदा के बाद याद रखना उबूरी, इंटरिम डिविडेंड का उर्दू में वर्ड क्या है, उबूरी। ये मिसाल के बीच में किसी पॉइंट पे डिविडेंड दिया, कितना, वो कह रहे जी 1.5 रुपए पर शेयर, शेयर कितने इशू किए मैंने, 50,000, हर एक जिसके पास एक शेयर है, एक बंदे के पास, तो हमने क्या किया 1.5 रुपए का डिविडेंड दिया, तो भावेश कैश डिविडेंड देने से रिटेन रेटिंग में बेपनाह इजाफा होता है। वेरी गुड सर, 50,000 इंटू 1.5 कितना, और
हमारे बाप की जुबान नहीं अंग्रेजी, कैश बोलो कैश बोलो जो भी बोलना बोलो, ठीक है ना, गुलामी फील ही नहीं करनी है। मैं आपके सामने बैठा हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए पे मैंने किया, सीए किया मैंने, ठीक है ना, और 2-3 क्वालिफिकेशंस ली है। मैं अपना जो तुम्हारा पीसीएससी है ना, इस तरह का एक कोर्स था, वो मैं उस पे एक वो स्पीच देने जा रहा था। तो ये एक वर्ड वेग, हमें कद्दू नहीं पता था वेग क्या होता है, ठीक है ना। हम खड़े हो गए, हमने कहा वैग्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, उसने कहा कम अगेन, मैंने कहा वैग्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, उसने कहा ठीक। उस बंदे ने बेइज्जती नहीं की मेरी, उसने कहा गो अहेड। मैं बता रहा था कि इराक और अमेरिका की उस वक्त वॉर छिड़ी हुई, मैं ये बताना चाहता कि भाई अमेरिका का जंग लड़ने का कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिंगल ऑब्जेक्टिव, वो जंग नहीं लड़ता कि भाई एक ऑब्जेक्टिव है और वो ऑब्जेक्टिव फला फला ऑब्जेक्टिव है, उसका जो बेस बनता है उसके बेसिस पर जंग लड़ना शुरू हो जाता है। तो अमेरिका ये कहते थे कि मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, तो मैंने कहा नहीं भाई ये वेग कॉन्सेप्ट है कि यार उस, तो मैं उस पर ये कहा तफरी। अकील करीम रेड्डी को जानते हैं, पाकिस्तान का बड़ा बिजनेस टाइकून है, वो कहता है कैश, और ये आपका जो कैश बोलने वाले ना उसके मुलाजिम है, ठीक है। तो इंग्लिश इज द लैंग्वेज, एक मुश्किल नहीं, ठीक। हाँ जी, यहां देख लो, तो सर हमने कैश पे कर दिया, कैश। अब वो कह रहे भैया इन द लास्ट वीक ऑफ द ईयर, क्या मतलब इसका, साल के आखिरी वीक में, ये जानना क्यों जरूरी है कि ये साल के आखिरी वीक में हुआ। ना ना सुनो 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 बेटा, मुझे बोलिए, वो कह रहा साल के आखिर में जाके आपने एक बोनस दिया, आपने कहा जिसके पास 10 शेयर है उसको 1 शेयर मिलेगा, जिसके पास 10 शेयर है उसको फ्री में दे देंगे। अब बताओ सर कंपनी के शेयर्स हैं कितने टोटल, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना, कंपनी ने 5,000 नए शेयर इश्यू कर दिए फ्री में, एंट्री क्या पास की, रिटेन अर्निंग डेबिट कितने से इनटू 5,000 शेयर इनटू 10 रुपए की पार वैल्यू कितने। बेटा ये याद रखना, बोनस शेयर हमेशा पार वैल्यू का इश्यू होता है, ठीक है। रिटेन डेबिट और शेयर कैपिटल, नहीं। अब एक बात बताओ, सुनो जरा गौर से, अब सोचो ये काम इंटरिम डिविडेंड से पहले हुआ होता, जो आपने कैश डिविडेंड दिया है ना, अगर ये वाला काम इससे पहले यहां हुआ होता तो फिर आपको 1.5 रुपए का डिविडेंड 50,000 नहीं बल्कि 55,000 शेयर पे देना पड़ता। आपने 1.5 रुपए का डिविडेंड किस पे दिया, 50,000 शेयर पे। ये काम करने के बाद आपने नए शेयर इशू किए ना, अगर आप पहले नए शेयर इशू कर देते, बोनस पहले दे देते, तो कैश डिविडेंड फिर आपको 50 नहीं बल्कि साल के स्टार्ट से कितने शेयर हैं आपके पास, 50। पहले आपने कैश डिविडेंड दिया, फिर उसके बाद आपने बोनस दिया, बोनस देते वक्त आपने 5,000 शेयर इशू किए, तो टोटल शेयर्स कितने हो गए आपके, 55, 50 पुराने 5 नए। अब अगर अगला कैश डिविडेंड दोगे तो वो 55 पे दोगे, वो 50 पे, ठीक है जी, पक्का जी, कॉपी कर लें सर, बड़े मिक्स और, हाँ जी, हाँ मैंने ही पढ़ानी है। अच्छा जी, तो बस हम यहीं तक रखते हैं। अच्छा सुन लो जरा एक और चीज, इसके बाद हम जो है वो कल हम करेंगे ग्रैंड मर्ज क्लास। नहीं तुम लोग क्या इशू है, पीछे पब्लिक बैठ, तुम लोग क्या मसला है? चलो एक क्लास रखते हैं सैंपल बेसिस पे, मजा नहीं आया ना दोबारा ब्रेक करें, ठीक है। देखो कॉस्टिंग में हम नहीं कर सकते, कॉस्टिंग में हमारे पास 1,000 स्टूडेंट हो गया,
टैक्सी होती है तो चलो चलो जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे। और जो बाहर के लोग हैं वो अपना एडमिशन करवा लीजिएगा ताकि बिल्कुल सही है बेटा नवीन।